करेंगे नवंबर 2020 के CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन की। तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन है 4 नंबर का कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड अंडरगोइंग डीकम्पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है ये दिया हुआ है और हमें पता करना है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 0, 1, 2 और 3 कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हर ऑर्डर के लिए, पहले 0 के लिए 1, 2, 3 कि कौन सा आंसर सही हो सकते हैं। ओके, और हम किस मेथड से जाएंगे, हम हाफ लाइफ के मेथड से जाएंगे। ओके, तो हम जो है हाफ लाइफ मेथड से चेक करेंगे कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसे चेक करेंगे, तो जो 0th ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ जो है वो होता है A0 बाय 2K, है ना। जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए तुम्हारा टी हाफ जो है वो होता है A0 बाय 2K। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए टी हाफ तुम्हारा क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय A0। और जो तुम्हारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए तुम्हारा टी हाफ होता है 1/A0K। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के, यानी कि जैसे जैसे A0 बढ़ेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे टी हाफ भी बढ़ेगा। यहाँ से हमें पता चलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो है वो डिपेंड ही नहीं करता तुम्हारे यहाँ पे A0 नहीं है, माय मिस्टेक, 0.693/K है रेट कांस्टेंट। ओके, तो 0.693/K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारा टी हाफ जो है वो A0 पे डिपेंड ही नहीं करता। और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A0 के, यानी कि जैसे जैसे A0 बढ़ेगा टी हाफ कम होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, टी हाफ और A0 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो जो है वो एक कांस्टेंट आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे, इधर इसको यहाँ भेज दे, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक कांस्टेंट होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, टी हाफ डिवाइडेड बाय A0 जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट आएगा। अगर टी हाफ और A0 को डिवाइड करने पर कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर टी हाफ और A0 डिपेंड ही नहीं कर रहा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर टी हाफ और A0 का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो हम ये 3 रूल लगा के पता करेंगे कि कौन सी रिएक्शन है, और अगर वो तीनों में ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, उसके लिए हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी टी हाफ वैल्यू निकाल सकते हैं इस डेटा से। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0.5 हो गई है, तो यहाँ पे एक हमें टी हाफ मिल गया है ना, कि आधी हो गई ना कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0.5। तो एक टी हाफ हमें क्या मिल गया, जब A0 हमारा 1 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी 1 है, तब हमारा टी हाफ क्या हो गया 0 से 4, कितने का डिफरेंस हो गया 4 मिनट का। तो जब A0 हमारा 1 है तब हमारा टी हाफ कितना है 4 मिनट है। ओके, और दूसरा टी हाफ हमें कहाँ से मिल सकता है, इससे देखो 0.8 से कितना हो गया 0.4, तो ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई है ना। तो जब हमारा A0 0.8 है तब हमारा टी हाफ कितना है, इन डेटा को देखो 1 से कितना जा रहा है 6 जा रहा है, तो 1 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, है ना। 5 मिनट लग रहे हैं उसको 0.8 से 0.4 जाने में, तो तब हमारा टी हाफ कितना है 5 मिनट। तो देखो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, जब हमारा A0 चेंज हो रहा है तो टी हाफ कांस्टेंट नहीं है, टी हाफ भी चेंज हो गया है, 4 मिनट से 5 मिनट हो गया है। तो इतना तो श्योर है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो हमने क्या कहा कि डिपेंड ही नहीं करता। तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, कट ही हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर इनका डिवाइड करने पर कांस्टेंट आ रहा है तो फिर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो टी हाफ 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है 4, और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 0.8
दूसरे वाले केस में ये इसका वाला केस है, ये इसका वाला केस है। 5 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना होता है 50 डिवाइड बाई 8, और ये जितनी भी वैल्यू आएगी 4 के बराबर तो नहीं आएगी, है ना। 8 4 ज़ा 50 तो नहीं होता है, तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी। तो मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं इसी केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए 4 × 1 कितना होता है 4। अब इसी केस के लिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 0.8 कितना होता है 4 होता है ना। 8 5 ज़ा 40 एंड 1 पॉइंट है तो 4, तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट आ गई, है ना। तो इसलिए रिएक्शन तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेकेंड ऑर्डर वाला सही हो जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी है सेकेंड ऑर्डर है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, मतलब आंसर सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें हाफ लाइफ मेथड से कैसे प्रोसीड करना है। तो अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इस तरीके से हाफ लाइफ मेथड से रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। ओके, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आप उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ रिएक्शन रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 200 केल्विन टू 300 केल्विन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2, देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। तो हमें टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है ये रिलेशन दे रखा है, और हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम जानते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, k = a की पावर -EA/RT। हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं, तो log of k = log of a प्लस log of e - EA/RT। ये लॉग नेचुरल लॉग है, तो ये क्या हो जाएगा log of k = log of e log of a। यहाँ से ये log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा -EA/RT। ठीक है, तो अभी इसको अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर आ जाता है 2.303 बराबर 2.303 log of 10a - EA/RT। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर 2.303 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके डिवाइड में 2.303 आ जाएगा RT। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे 2 केसेस दे रखे हैं, 2 टेम्परेचर के लिए हमें दे रखे हैं, एक डिपेंडेंसी दे रखी है रेट कांस्टेंट की। तो हमें क्या करना है, पहले 2 केस के लिए इसको सॉल्व करना है। तो इसको मान लो पहला केस बना दे अगर, तो इसको K1 ले ले और इसको T1 ले ले, और एक दूसरा केस लिखते हैं। अब मैं 10 बार लिखूँगी नहीं, log of K2 बराबर log of A, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ये सेम रिएक्शन के लिए। E हमें निकालना है 2.303, R भी कांस्टेंट, T2। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं 2 में से माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को। तो हमें पता है जब हम लॉग में माइनस करते हैं तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a/b, है ना। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे, और यहाँ पे log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 क्या हो जाएगा, log ऑफ K2/K1 हो जाएगा इस फॉर्मूला की वजह से, है ना, बराबर। फिर हमें क्या बचेगा -EA/2.303 R T2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा EA/RT।
2.303 R T1। इसमें से अगर E 2.303 R कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बताता है कि अगर टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाए तो K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, ये फॉर्मूला हमें बताता है। तो सॉरी, आपको जो है ये डायरेक्ट यही फार्मूला याद रखना है। ये एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन करने बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लास्ट में ये फार्मूला याद रखो कि क्या आ रहा है। और इस फार्मूला में डायरेक्ट जो T1 T2 दे रखा है वो वैल्यू रख के, जो K1 K2 की डिपेंडेंसी दे रखी है वो वैल्यू रख के आप डायरेक्ट EA की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अब हम ये मैंने डिराइव करके दिखाया है ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आया है फार्मूला, बट आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो हमें T1 कितना दे रखा है 200 और T2 300। और रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ रहा है, फैक्टर ऑफ 2, मतलब कि जो नया रेट कांस्टेंट है और जो पुराना रेट कांस्टेंट है इनका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब 2 के मल्टीप्लिकेशन में ये बढ़ गया है, डबल हो गया है ना। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो log ऑफ K2/K1 कितना हो गया 2 बराबर ये हमें निकालना है 2.303। R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 और 1 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 300। ओके, तो log ऑफ 2 बराबर EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 300 विच इज़ इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 300। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये कितना बच जाएगा नीचे 600। EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600। अब हमें निकालना क्या है EA है ना, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी log ऑफ 2 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600। और log ऑफ 2 की वैल्यू क्वेश्चन में अगर दी हुई है तो रख देते हैं। ln2 दे रखा है 0.69, तो ये तो नेचुरल लॉग दे रखा है तो इसको फिर से नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। बट ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमें क्या देगा ln2 देगा, है ना। अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा फिर से नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ln2 कितना दे रखा है 0.69 इंटू 8.314 इंटू 600। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी हो जाएगी, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से सिलेक्ट ही करना है। तो अगर इसको मान ले कि इसको 7 मान ले, अगर इसको 7 मान ले तो 7 इंटू 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, तो ये ऑलमोस्ट 420 इंटू 8.314 बराबर, तो 420 इंटू अगर इसको नियरेस्ट 8 मान ले तो ये कितना हो जाएगा समथिंग 3360 के आसपास आ रहा है आंसर। तो 3360 आ रहा है तो उसके नियरेस्ट अभी हमको निकालना किस में, ये किलो जूल में है ना, किलो जूल मोल इन्वर्स में। तो ये 3360 आ रहा है, ये जूल में आ रहा है। तो इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर मोल में आ रहा है, तो अगर इसको किलो जूल में करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3360 डिवाइडेड बाई 1000 अगर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3.3 किलो जूल पर मोल के आसपास आएगा। तो 3.3 के नियरेस्ट आंसर कौन सा है 3.5 वाला। तो हमें नियरेस्ट पता करना है क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो नियरेस्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है 3.5। तो हमारा आंसर कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।